सिंध का एक बुद्धिमान राजा जब बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि वो अधिक नहीं जिएगा, तो उसने अपने दीवान को बुलवाया। उसे 8 चाबियां देते हुए कहा, मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है। राजकुमार जब तक बड़ा नहीं हो जाता, आप सिंहासन की रक्षा करें। जब वो खुद राजकाज चलाने लायक हो जाए, तो आप उसे 7 चाबियां दे देना, पर 8वीं उसे 5 बरस शासन करने के बाद ही देना। दीवान ने उसे वचन दिया कि वो ऐसा ही करेगा, और राजा शांति से स्वर्ग सिधार गया। राजकाज की बागडोर दीवान ने अपने हाथ में ले ली। राजकुमार की शिक्षा दीक्षा की उसने सचमुच व्यवस्था की, जैसे वो उसका अपना बेटा हो। राजकुमार के बड़े होने तक उसने बड़ी निष्ठा से राजकाज किया। फिर एक शुभ दिन उसने समृद्ध और सुशासित राज्य राजकुमार को संभाला दिया। 7 चाबियां भी उसने राजकुमार के हवाले कर दी। राजतिलक के बाद युवा राजा ने बड़ी उत्सुकता से उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोने, चांदी और हीरे मोतियों के अंबार लगे थे। वो बहुत खुश हुआ। वफादार दीवान का उसने बहुत आभार माना, जिसने उसके लिए हर चीज की रक्षा की और यथासमय उसे मुकुट पहनाया। कुछ दिन बाद दीवान से जलने वाले एक चुगलखोर ने नए राजा के कान भरे। राजमहल में 8 तहखाने हैं, जबकि दीवान ने आपको सिर्फ 7 चाबियां ही दी हैं। युवा राजा आग बुला हो गया। उसे लगा कि दीवान विश्वासघाती है और 8वें तहखाने का धन खुद हजम करना चाहता है। उसने दीवान से कहा, फौरन 8वीं चाबी मेरे हवाले करो, नहीं तो अभी तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। दीवान ने राजा के पांव पकड़ लिए और विनती की, महाराज, मैंने आपके पिता को वचन दिया था कि राजतिलक के 5 वर्ष बाद ही वो चाबी दूंगा। पर युवा राजा को इतना धीरज कहा, उसने हठ किया, मुझे चाबी अभी चाहिए। इसी वक्त चाबी हाथ में आते ही वो 8वें तहखाने की ओर भागा। ताले में चाबी घुमाई और झटके से दरवाजा खोला। तहखाना एकदम खाली था। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। यहां तक कि दीवारें भी सपाट थी, उनमें एक ताक तक नहीं था। खाली तहखाने में उसने चारों तरफ देखा। एक दीवार उसे कुछ अलग नजर आई। उस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। राजा की आंखें चित्र पर चिपक गई। वो ज्यों-ज्यों चित्र को देखता, त्यों-त्यों उसका सम्मोहन बढ़ता गया। चित्र की लड़की को वो अपने प्राणों से भी अधिक चाहने लगा। लड़की के सौंदर्य से वो इतना अभिभूत हुआ कि उसे मूर्छा आ गई। दीवान उसके पीछे ही खड़ा था। उसने राजा को थामा और मुंह पर गुलाब जल छिड़का। राजा को होश आया। चेत होते ही उसकी नजर फिर उस चित्र में बनी लड़की की ओर मुड़ी। उसने दीवान को आदेश दिया, जैसे भी हो, इस लड़की को जल्दी से जल्दी मुझसे मिलवाओ, नहीं तो मैं राजपाट और अनाज सब छोड़ दूंगा। दीवान को यह बहुत विचित्र लगा कि राजा उस लड़की पर इतनी तेजी से मुग्ध हो गया, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। पर उसने राजा को आश्वस्त किया और वचन दिया, महाराज, इस लड़की की खोज में मैं निकल पड़ता हूं। उसी हफ्ते दीवान ने एक जहाज में विक्रय योग्य तरह तरह का सामान भरा और भरोसेमंद कुछ नौकरों के साथ तुरंत रवाना हो गया। वे हर बंदरगाह पर रुकते और हर राज्य के दरबारियों और मोतबरों को 8वें तहखाने में मिला वो अपूर्व सुंदरी का चित्र दिखाते। पर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने चित्र की लड़की को देखा या उसके बारे में सुना हो। पूरे 1 बरस भटकने के बाद वे दूर दराज के एक राज्य में पहुंचे। वहां बंदरगाह के तट पर उन्होंने फिर वो चित्र लोगों को दिखाने के लिए रखा। चित्र को देखते ही पास खड़े लोग चिल्लाए, अरे, ये तो हमारी राजकुमारी है। दीवान को तुरंत वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजमहल में राजकुमारी की एक झलक देखते ही दीवान को पक्का भरोसा हो गया कि ये वही अपूर्व सुंदरी है। दीवान ने राजा को अनूठे उपहार भेंट किए और बताया, महाराज, मैं एक सौदागर हूं और अपना माल बेचने के लिए आपके राज्य में रुकना चाहता हूं। राजा ने उसे व्यापार की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में दीवान ने राजकुमारी के स्वभाव और उसके वंश के बारे में भी काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों की यात्रा के बाद दीवान ने अपनी राजधानी के बंदरगाह पर लंगर डाला। उसने राजा को बताया, महाराज, चित्र की अपूर्व सुंदरी का पता चल गया है। वो चित्र से भी कई गुना अधिक सुंदर है। उसे एक नजर देखने की इच्छा से राजा अधीर हो उठा। जहाज को फिर तरह तरह की विक्रय योग्य वस्तुओं से भरा गया और राजा को लेकर जहाज फिर चल पड़ा। महीनों की कठिन समुद्री यात्रा के बाद जहाज ने उस अपूर्व सुंदरी राजकुमारी के राज्य की भूमि को छुआ। दीवान राजकुमारी के पिता से मिला और पिछले बरस की तरह फिर व्यापार की अनुमति मांगी। दीवान को पता था कि राजकुमारी को खिलौनों से बहुत लगाव है और इस राज्य के लोग बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं।
इसलिए वो राजकुमारी के लिए एक से एक अनोखे खिलौने लेकर आया था। ये खिलौने चलते थे, बोलते थे, शेर और बाघ दहाड़ते थे, पक्षी हवा में तिरछे उड़ते थे। राजकुमारी इन्हें देखकर मुग्ध हो गई। मंत्री ने कहा, हमारे जहाज में ऐसे ऐसे खिलौने हैं कि यहां उनके पास ऐसी चीजें अभी तक है भी नहीं। हमारे मालिक जहाज पर ही है। उन्होंने मुझे हमारे देश के मामूली खिलौने ही जहाज से बाहर लाने दिए। हमारे जहाज पर चलिए, आपको एक से एक अद्भुत खिलौने दिखाऊंगा। राजकुमारी का कुतूहल चरम पर पहुंच गया। 6 दासियों के साथ वो तुरंत मंत्री के साथ चल पड़ी। जहाज पर युवा राजा ने उसकी अगवानी की और उसे शिष्टाचार पूर्वक आश्चर्यजनक खिलौने दिखाने लगा। हर नए खिलौने को देखकर राजकुमारी खुशी से उछल पड़ती। इस बीच मल्लाहों ने लंगर की रस्सियां काट दी और पाल खोल दिए। जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया। ये सब उन्होंने इतनी होशियारी से किया कि राजकुमारी और दासियों को भनक तक नहीं लगी। वे तट से काफी दूर आ गई। राजकुमारी और दासियों को जब यह पता चला कि उनका हरण किया गया है, तो वे भय से स्तब्ध हो गई। फिर सहसा वे चीखने चिल्लाने और जहाज की चीजें, वस्त्र तोड़ने लगी। युवा राजा ने यह कहकर राजकुमारी को शांत किया कि कैसे उसका चित्र देखकर वो उस पर आसक्त हुआ और कैसे उसे ढूंढने के लिए उसने 7 समंदर की यात्रा की। युवा राजा के प्रणय निवेदन और उसकी सौजन्यता से राजकुमारी पसीज गई। उसका प्रतिरोध ठंडा पड़ गया। राजकुमारी को लगा कि वह भी उसे चाहने लगी है। युवा राजा के राज्य में पहुंचने पर उसकी रानी बनने के लिए वो राजी हो गई। वहां पहुंचने में अभी महीनों की देर थी, पर प्रेम की मदहोश कर देने वाली लहरों में डूबते उतराते प्रेमी युगल बहुत खुश थे। जहाज मंजिल पर पहुंचने ही वाला था। क्षितिज पर धरती की झलक दिखने लगी थी। दोनों प्रेमी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले जहाज की पट्टन पर टहल रहे थे। बूढ़ा मंत्री डेक पर बैठा अधमुदी आंखों से जहाज की गति से कटती लहरों को देख रहा था। उसने सिर उठाकर पास आती जमीन की ओर ताका। तभी तोता मैना का एक जोड़ा उड़ता हुआ आया और जहाज की जंगला पर बैठ गया। बूढ़ा मंत्री पक्षियों की भाषा जानता था। वो उनके बोलने का इंतजार करने लगा। जंगले की रेलिंग पर बैठने के थोड़ी देर बाद मैना बोली, मुझे यहां जहाज पर अच्छा नहीं लग रहा। कोई कहानी सुनाओ ना। तोता कुछ पल सोचता रहा, फिर कहने लगा, एक कहानी यही एंड हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। युवा राजा और उसकी मंगेतर को देखो, कितने खुश है। पर राजा सिर्फ 3 दिन और जिएगा। 3 दिन बाद ये तट पर लंगर डालेंगे। राजा की अगवानी के लिए उसकी फौज, हाथी और घोड़े आएंगे। राजा की सवारी के लिए शाही घोड़ा भी तैयार होगा। पर यह घोड़े का रूप धरे एक राक्षस होगा। जैसे ही राजा घोड़े पर बैठेगा, वो उसे लेकर आकाश में उड़ जाएगा और उसे समुद्र में गिरा देगा। मैना की आंखें डबडबा गई। ओह, तो विवाह से पहले ही राजकुमारी का सुहाग गुजर जाएगा। कैसी सुंदर जोड़ी है। बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। क्या राजा किसी तरह बच नहीं सकता? तोते ने कहा, बच सकता है, अगर कोई राजा के घोड़े को छूने से पहले ही घोड़े का सिर काट दे। पर यह बात किसी से कहना मत। जो भी ये बात किसी से कहेगा, उसका 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। फिर तोता मैना उड़ गए। ये सुनकर बूढ़ा मंत्री अपने स्वामी के जीवन के लिए गहराई से चिंतित हो गया। प्रसन्नचित राजा राजकुमारी के साथ चहलकदमी कर रहा था। राजकुमारी का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था। उन्हें कतई भान नहीं था कि कैसा भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगले दिन तोता मैना फिर आए और उसी स्थान पर बैठे। मंत्री ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। उनका एक शब्द भी वो अनसुना नहीं छोड़ना चाहता था। मैना ने पट्टन पर टहलते राजा और उसकी मंगेतर को देखा और तोते से पूछा, अगर राजा राक्षस घोड़े से बच जाए, फिर तो उन्हें खतरा नहीं है ना? उसके बाद तो वे विवाह करके सुख से रहेंगे। तोते ने कहा, नहीं प्रिय, इतनी जल्दी मत करो। राजा और राजकुमारी शायद कभी सुख से न रह सकेंगे। राक्षस घोड़े से वो बच गया तो विवाह समारोह में मर जाएगा। समारोह में राजा शुद्ध सोने की एक तश्तरी देखेगा। तश्तरी उसे इतनी अच्छी लगेगी कि वो उसे उठाएगा और विवाह करा रहे पंडितों को देने के लिए राजस्वर्णकारों को वैसी तश्तरियां बनाने का आदेश देगा। इसके थोड़ी देर बाद ही वो अचेत होकर गिर जाएगा और मर जाएगा। उस तश्तरी पर हलाहल विष चुपड़ा हुआ होगा। तश्तरी को छूने से हलाहल राजा की त्वचा में प्रवेश करके कुछ ही देर में उसके प्राण ले लेगा। मैना फिर व्याकुल हो गई, तो क्या राजा के प्राण बच ही नहीं सकते? तोते ने बताया, अगर कोई कपड़े से तश्तरी को उठाकर दूर फेंक दे तो राजा बच सकता है। पर याद रखना, यह बात किसी से कहना मत, नहीं तो तुम्हारा 1/3 शरीर पत्थर का हो जाएगा। यह कहकर तोता मैना उड़ गए। मंत्री गहन चिंतन में डूबा रहा।
अगला दिन समुद्री यात्रा का आखिरी दिन था। अपने अंतस में रहस्य को दबाए हुए मंत्री डेक पर आ बैठा। उसे लगता था तोता मैना आज फिर आएंगे, और वे आए भी। मैना ने तोते से पूछा, अगर राजा जहर लगी तश्तरी से बच गया तब तो वो राजकुमारी के साथ सुख से जी सकेगा ना? नहीं प्रिय, राजा अधिक नहीं जिएगा। राजकुमारी के भाग्य में दुखी लिखा है। विवाह के उपरांत दूल्हा दुल्हन शाही शयन कक्ष में सोने जाएंगे। जब वे गाढ़ी नींद सो जाएंगे तो छत से लटके एक सांप के मुंह से जहर की एक बूंद दुल्हन के गाल पर टपकेगी। जब राजा की आंख खुलेगी और वो दुल्हन के गाल को चूमेगा तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैना का मन करुणा से भर गया। उसने पूछा, सुहागरात के इस भयानक अंत को रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है? तोते ने कहा, एक उपाय है प्रिया। अगर कोई सुहाग कक्ष में छिप जाए और दुल्हन के गाल पर जहर की बूंद गिरते ही उसे चाट ले तो राजा बच जाएगा, और जहर चाटने वाला भी नहीं मरेगा अगर वो तुरंत एक पाव दूध पी ले। पर सुहाग कक्ष में छिपने का साहस कौन कर सकता है? लगता है राजा की मौत टल नहीं सकती। सुनो प्रिया, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा एक तिहाई शरीर पत्थर का हो जाएगा। इतना कहकर तोता मैना उड़ गए। मंत्री ने मन ही मन प्रण किया कि अपने बस चलते वो स्वामी का बाल भी बाका नहीं होने देगा, चाहे इसमें उसके प्राण ही क्यों न चले जाए। चिंतित मंत्री ने निश्चय किया कि वो एक पल के लिए भी राजा को दृष्टि से ओझल नहीं होने देगा। जहाज के तट पर पहुंचते ही राजा नीचे उतरा और राक्षस घोड़े की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वो उस पर बैठ पाता, मंत्री ने म्यान से तलवार निकाली और एक ही झटके में घोड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा की भ्रिकुटियां तन गई। राजा ने उसे इसका कारण पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे राजा का क्रोध और भड़क गया। मंत्री जानता था कि इसके बारे में उसने एक शब्द भी कहा तो उसका एक तिहाई शरीर पत्थर का हो जाएगा। मंत्री का व्यवहार राजा को बहुत अजीब लगा, पर उसने बहुत ही स्वामी भक्ति से उसके कुल की सेवा की थी, इसलिए उसने उसे क्षमा कर दिया। विवाह की भव्य तैयारियां की गई। विवाह में शामिल होने के लिए दूर दराज देशों से अतिथि आए। विवाह समारोह में राजा की नजर सोने की एक सुंदर तश्तरी पर पड़ी। उसे उठाने के लिए राजा ने जो ही हाथ बढ़ाया त्यों ही मंत्री ने लपक कर उसे उठाया और उसे बहते नाले में फेंकने के लिए भागा। राजा की समझ में नहीं आया कि मंत्री ने ऐसा क्यों किया। राजा के पूछने पर भी उसने होठ नहीं खोले। राजा अब आगब बुला हो गया, पर इतने अतिथियों के सामने उसने कुछ कहना करना उचित नहीं समझा। विवाह संपन्न होने के उपरांत दूल्हा दुल्हन शयन कक्ष में जाकर सो गए। उन्हें पता नहीं था कि वहां मंत्री पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। मंत्री पूरी तरह चौकन्ना था। थोड़ी देर बाद छत से एक सांप नीचे उतरा और सोई हुई दुल्हन के गाल पर जहर की बूंद टपकाई। मंत्री तत्काल पलंग की ओर बढ़ा, दुल्हन के गाल से जहर चाटा और साथ लाया दूध पी गया। इससे दुल्हन की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली। उसे लगा कि मंत्री ने उसके गाल को चूमा है। उसने चिल्लाकर राजा को जगाया। अपने शयन कक्ष में मंत्री को देखकर राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने पहरेदारों को बुलाकर आदेश दिया, इसे कारागार में बंद कर दो और सूरज निकलते ही नगर की प्राचीर पर इसे फांसी लगा दो। पहरेदारों ने मंत्री को कारागार में डाल दिया। सुबह अंतिम इच्छा पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मरने से पहले वो महाराज से मिलना चाहता है। राजा उससे मिलने से इनकार न कर सका। जंजीरों से जकड़े मंत्री को राजा के सामने लाया गया। वहां उसने राजा को सारी बात बताई। जैसे ही उसने बताया कि तोते ने असुर अश्व की बात किसी को बताने से मना किया था, उसके हाथ पांव संगमरमर के हो गए। फिर हलाहल से भरी तश्तरी की बात बताने से वो छाती तक संगमरमर का हो गया। अंत में छत में छिपे सांप के जहर टपकाने की बात कहने पर उसके कंधे और सिर भी संगमरमर के हो गए। राजा स्तब्ध रह गया। कुछ पल उपरांत धक्के से उबरने पर वो फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी भक्त मंत्री की परिणति पर उसका हृदय फटा जा रहा था। मंत्री की पथराई हुई देह को उसने एक अलग कक्ष में रखवाया, उसे मालाएं पहनाई और उसकी पूजा करने लगा। कुछ बरस पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा हर दिन राजकुमार को उस कक्ष में ले जाता जहां मंत्री की पाषाण देह रखी हुई थी। वो उसे दिवंगत मंत्री की स्वामी भक्ति और उसके उपकार के बारे में बताता। एक दिन जब राजकुमार 3 साल का हो गया तो वही तोता मैना, जिन्होंने जहाज पर राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी, उस कक्ष में आए और बातचीत करने लगे। राजा इस समय उनकी बोली समझ सकता था क्योंकि वो मंत्री की मूर्ति के पास खड़ा था। तोते ने मैना से कहा, देखो राजा कितना दुखी है। मंत्री के साथ जो हुआ उसे वो भूल नहीं पा रहा। मैना ने पूछा, क्या मंत्री फिर जिंदा हो सकता है? तोते ने जवाब दिया,
अगर राजा चाहे तो हो सकता है राजा को अपने बेटे की बलि देनी होगी और उसके खून के छींटे मंत्री की मूर्ति पर डालने होंगे। इससे मंत्री फिर हाड़मांस का हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गया। वो क्या करे, क्या करना उचित होगा? वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसका रोम मंत्री का ऋणी है। उसने 3 बार उसके प्राण बचाए थे। इससे पहले कि उसका मन डावांडोल हो जाए, उसने म्यान से तलवार निकाली और राजकुमार का सिर काट दिया। फिर उसका खून उसने मंत्री की मूर्ति पर छिड़का। मंत्री तुरंत जी उठा। यह जानकर कि उसे पुनर्जीवन कैसे मिला, मंत्री ने संपूर्ण चेतना से भगवान का स्मरण किया। ऐसी प्रार्थना की कि भगवान अनदेखी कैसे करते। चमत्कार हुआ। बच्चे का सिर अपने आप धड़ से जुड़ गया और वो उठ खड़ा हुआ, मानो गहरी नींद से जागा हो। राजा, रानी और राजकुमार ने बहुत लंबी आयु पाई। वे जब तक जिए, सुख से जिए। ऐसा मंत्री जिसका सलाहकार हो, उसे कोई कष्ट हो भी कैसे सकता है? और इस तरह एक बूढ़े राजा के वचन, एक स्वामी भक्त दीवान की निस्वार्थ सेवा, एक युवा राजा की अधीरता और एक अद्भुत प्रेम कथा, इन सब के बीच छिपा था जीवन का गहरा सत्य। धैर्य, निष्ठा और त्याग ही किसी राज्य और रिश्ते की असली नींव होते हैं। जिस दीवान को कभी विश्वासघाती समझा गया, उसी की निस्वार्थ भक्ति ने राजा, रानी और पूरे राज्य को विनाश से बचाया। राजा ने सीखा कि हर चाबी से सिर्फ खजाना ही नहीं खुलता, कभी कभी वो अनुभव, प्रेम और सत्य के द्वार भी खोल देती है। और मंत्री, वो तो युगों युगों तक एक मिसाल बन गया। ऐसी मिसाल जिसकी छाया में हर राजा खुद को सुरक्षित